नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है CGPSC प्रोफेसर में। हमने पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया है और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर जवाब सिंपल और याद रखने लायक होगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 का महत्व स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड एक हिस्टोरिक लॉ है जो लैंड रेवेन्यू और प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट करता है, मतलब ज़मीन का आधार कार्ड, जो किसानों को लैंड राइट्स का प्रोटेक्शन और ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी देता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचो आपके पास एक प्रॉपर्टी है बट उसका प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड नहीं है। फिर एक दिन कोई बंदा आके बोला, भाई ये जगह तो मेरी है। आप टेंशन में आ जाओगे ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लैंड रेवेन्यू कोड आया था, ताकि लैंड रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट हो सके और किसी को इलीगल ऑक्यूपाई करने का चांस ही ना मिले। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं तो इसने लैंड रेवेन्यू का क्लियर सिस्टम बनाया, किसने कितना टैक्स देना है और वो फिक्स किया, और ज़मीन के रिकॉर्ड्स को सिंप्लीफाई किया, मतलब कि लैंड माफिया और फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए, और टेनेंट राइट्स और फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस लाए गए। तो दोस्तों, ये लॉ लैंड गवर्नेंस का बैकबोन है, जिसने छत्तीसगढ़ में फेयर लैंड रेवेन्यू सिस्टम और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव का विश्लेषण करें। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बड़ा रोल रहा है, मतलब सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, यहाँ के लोग भी अपना तंदूर गर्म करके ब्रिटिश को तंग कर रहे थे। दोस्तों, कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात करते हैं। तो इसमें महात्मा गांधी और लोकल लीडर्स जैसे KB हेगड़ेवार ने मूवमेंट्स को हेड किया, और बस्तर रिबेलियन जो 1910 में हुआ था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में हुआ था। इन दोनों में मास पार्टिसिपेशन देखा गया। सन 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बना। तो दोस्तों, फ्रीडम मूवमेंट सिर्फ एक ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई नहीं थी, ये एक छत्तीसगढ़ आइडेंटिटी और यूनिटी का फाउंडेशन भी बना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं समझाएं। यह सवाल 2023 में पूछा गया था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, मतलब एक फुल पैकेज। सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पे। सोचो आपने एक फ़ोन लिया जो सिर्फ कॉल कर सकता है, ना कैमरा ना व्हाट्सअप। मज़ा आएगा? नहीं ना। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ लॉज नहीं बल्कि राइट्स, ड्यूटीज़, पॉलिसीज़ सब कुछ डिफाइन करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रमुख मुद्दों को डिफाइन करता है, जैसे इंडिया एक सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और फंडामेंटल राइट्स और DPSP सिटीजन के वेलफेयर का रोड मैप देते हैं, और इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी को क्लियर सेपरेशन दिया गया है। तो दोस्तों, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया एक डायरेक्शनलेस ट्रेन होता, बट यह फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी स्मूथली चले। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ में स्थानीय शासन में पंचायती राज की भूमिका का आकलन करें। यह सवाल 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों, पंचायती राज लोकल गवर्नेंस का एक ज़बरदस्त सिस्टम है जो ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक डेवलपमेंट डिसीजन में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, मतलब गांव का मिनी पार्लियामेंट। सोचो आपके गांव में एक कम्युनिटी पार्क बना है, पर सरकार बस स्पीचेस कर रही है और कुछ हो ही नहीं रहा। फिर पंचायती राज में लोग खुद डिसाइड करते हैं कि बजट कैसे एलोकेट होगा और काम कैसे होगा। तो कुछ प्रमुख मुद्दे ये हैं कि जो 1992 का 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को पावर दिया है, और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के थ्रू डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड हुआ। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के थ्रू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि पंचायती राज सिस्टम सच में डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे एम्पावर करता है, जिसमें लोग अपनी समस्या का सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। यह 2021 में पूछा गया था कि भारत संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा पर चर्चा करें। तो ये बात कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू सिस्टम की। जुडिशियल रिव्यू एक ज़बरदस्त फीचर है जो कोर्ट्स को पावर देता है कि अगर कोई लॉ या गवर्नमेंट का डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उसे कैंसिल कर सके। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचो आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो और अंपायर ने आपको आउट दे दिया, जबकि आप क्लियरली नॉट आउट हो। तब आप DRS मतलब कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम की मांग कर सकते हो, और अगर थर्ड अंपायर बोले कि अंपायर ने गलती की थी तो डिसीजन रिवर्स हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज
और डिसीजन को रिव्यू करके करेक्ट करता है। कुछ प्रमुख पॉइंट्स ये हैं कि आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बन सकता। 1973 का केशव नंदन भारती केस जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। जुडिशियल रिव्यू कोई अनएथिकल गवर्नेंस या डिक्टेटरशिप से बचाता है और हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करता है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि जुडिशियल रिव्यू डेमोक्रेसी का बैकबोन है और इसका प्रोटेक्टर है। बिना इसके गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप बन सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का महत्व का मूल्यांकन करें। यह सवाल 2023 में पूछा गया था। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों मतलब DPSP, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट की एक टू डू लिस्ट है जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए दिया गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोचो कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए। ये सब गाइडलाइंस हैं जो आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए दिए जाते हैं, बट अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। DPSP मतलब कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। ये लॉज नहीं है बट एक रोड मैप है बेटर गवर्नेंस के लिए। कुछ प्रमुख पॉइंट्स ये हैं कि DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल आइडियाज़ का मिक्स है। एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक वेलफेयर सबका रोड मैप DPSP में है। सुप्रीम कोर्ट ने DPSP को फंडामेंटल राइट के साथ इंटरप्रेट किया है। इसका कंक्लूजन निकालें तो DPSP चाहे डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हो ना हो, बट लॉन्ग टर्म में ये सोसाइटी और गवर्नेंस को शेप करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रशासन को ऐतिहासिक घटनाओं ने कैसे प्रभावित किया है, विश्लेषण करें। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। तो दोस्तों बात करें अगर छत्तीसगढ़ की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बस एक आज का सिस्टम नहीं है, यह एक हिस्टोरिकल जर्नी का रिजल्ट है। ब्रिटिश ने ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की, इंडिपेंडेंस के बाद रिफॉर्म्स आए और आज ई-गवर्नमेंट चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप छत्तीसगढ़ की फॉरेस्ट एरिया में गए हो तो आपने देखा होगा कि पहले पटवारी और तहसीलदार से काम करवाना कितना स्लो और मैनुअल प्रोसेस था, बट अब ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन पोर्टल्स ने सारी फाइल्स डिजिटाइज कर दी हैं। मतलब आज एक एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने से काम फास्ट हो जाता है जो पहले महीनों तक पेंडिंग रहता था। कुछ प्रमुख पॉइंट्स ये हैं कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी की फाउंडेशन आज भी रेलेवेंट है। इंडिपेंडेंस के बाद डिसेंट्रलाइजेशन आया, लोकल गवर्नेंस स्ट्रांग हुआ और आज डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस ने छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एफिशिएंट बना दिया है। तो दोस्तों हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फ्यूचर के चैलेंजेस इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित संघवाद की अवधारणा को स्पष्ट करें। मतलब यहाँ पे फेडरलिज्म की बात हो रही है। तो दोस्तों फेडरलिज्म एक परफेक्ट बैलेंस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, एकदम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह। मतलब सबके अपने अपने काम होते हैं बट फैमिली एक साथ चलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ आपको। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो पापा फाइनेंशियल मैटर हैंडल करते हैं जो कि है यूनियन लिस्ट, मम्मी घर का ख्याल रखती हैं जो है स्टेट लिस्ट, और बच्चों का फ्यूचर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, मतलब कंकरेंट लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस ज़रूरी है। कुछ प्रमुख पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। यूनियन लिस्ट संभालता है डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और करेंसी। स्टेट लिस्ट संभालता है पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर इत्यादि। कंकरेंट लिस्ट संभालता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, शादी इत्यादि। और सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व करता है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में होती हैं। तो दोस्तों फेडरलिज्म एक स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल है जो एक लार्ज डेमोक्रेसी जैसे इंडिया के लिए परफेक्ट फिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का महत्व पर चर्चा करें। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। दोस्तों ये RTI एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में लागू किया गया था। तो RTI एक्ट 2005 पब्लिक को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, मतलब सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। दोस्तों सोचो अगर आपका छोटा भाई है, स्कूल से आया, आपने पूछा कि भाई रिपोर्ट कार्ड दिखाना, अगर उसने बोला नहीं दिखाएंगे तो आप समझ लोगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ज़रूर फेल वेल हो गया है। ठीक है, RTI एक्ट भी यही करता है, गवर्नमेंट से काम का हिसाब मांगता है। दोस्तों यह ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, करप्शन कम करने का एक पावरफुल टूल है और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाता है और स्कैम्स एक्सपोज करता है। तो RTI एक्ट एक ज़बरदस्त एम्पावरमेंट टूल है जो डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
भारत में सार्वजनिक प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यह 2024 में पूछा गया था। दोस्तों, अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं लाया, बाकी इंडिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं। पहले अगर आपको पासपोर्ट बनाना होता था तो महीनों तक गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज आप ऑनलाइन अप्लाई करो, पुलिस वेरिफिकेशन हो और कुछ दिनों में पासपोर्ट घर आ जाता है। यह ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट है। डिजिटलाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ा है। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के कुछ इम्पैक्ट बताता हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और एफिशिएंसी बढ़ी है, जैसे डिजिटल गवर्नेंस, ऑटोमेशन, AI ड्रिवन पॉलिसीज़। और जो PPP है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इंप्रूव करने का नया तरीका बना है। बट इसके साथ चैलेंजेस भी आए हैं दोस्तों। इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी इश्यूज बढ़े हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न, डायनेमिक और एफिशिएंट बनाने में बड़ा रोल प्ले किया है। तो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन CGPSC मेंस 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग।